फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर 10th क्लास? जी सर, 10th क्लास मैंने बीकानेर से किया है। बीकानेर से किया है। कहाँ, कौन सी स्कूल से? सेंट एनन स्कूल। सेंट एनन स्कूल। ये सेंट एनन कौन थे? सर एक नाम से है, उनका पूरा नाम है संत कुछ करके है, आगे मुझे पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा। चलिए, आपने 12th कहाँ से किया? 12th से मैंने किया राष्ट्रोन्नति से, स्कूल नंबर 3। राष्ट्र उन्नति, इस वर्ड का मतलब क्या है? राष्ट्र और उन्नति, इस शब्द का मतलब क्या है? सर प्रोग्रेसिव की तरफ इशारा करता है कि राष्ट्र की प्रोग्रेस के लिए बना हुआ स्कूल राष्ट्रोन्नति। ये राष्ट्र शब्द कहाँ से आया, कुछ आइडिया आपको? जी सर, राष्ट्र मतलब इन्होंने काइंड ऑफ मतलब स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए उसको राष्ट्र का नाम दिया है, बस वैसे कोई स्पेशल पर्पस मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या नहीं, मैं ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि राष्ट्र शब्द कहाँ से पहली बार आया? राष्ट्र शब्द, चलिए कोई बात नहीं। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया? इंजीनियरिंग सर मरुधरा इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से किया। ये मरुधरा, राजस्थान के बारे में बोला जाता है मरुधरा, जी सर। वहीं से आई थिंक ये वर्ड आया है मरुधरा। जी जी तो ये मरुधरा क्यों बोला जाता है राजस्थान को? सर पश्चिमी मरुस्थल की वजह से उसको मरुधरा बोला जाता है। ओके, तो वहाँ से आपने 2015 में अपने बीटेक कंप्लीट। बीटेक की, उसके बाद से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी सर, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा स्किल्स वगैरह पे काम ध्यान दिया है। ऐसे तो मतलब ये था कि मतलब एक सही टाइम पे मेरी बीटेक हो गई थी, सही एज में, तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा समय देना चाहिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के, क्योंकि एक बार जहाँ आप सेट हो जाते हो उसके बाद फिर आपकी प्रोग्रेस, मतलब या तो आप पढ़ाई में प्रोग्रेस कर लीजिए या अपने काम पे ध्यान दीजिए। मैं चाहती थी पढ़ाई में एक अच्छी प्रोग्रेस कर ली जाए, फिर काम पे ध्यान दिया जाएगा। तो पढ़ाई में जितना बेस्ट मैं कर सकती तो आपने मास्टर्स किया? नो सर, मतलब अपनी गवर्नमेंट जितने भी मैं एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा जो एग्ज़ाम क्लियर कर सकती थी, मैंने उसके लिए कोशिश की है पूरी। तो क्या रहा रिजल्ट अब तक आपका? किसी एग्जाम में हुआ है सिलेक्शन? जी, इसके अलावा भी मेरा हुआ है, सेंटर के एग्ज़ाम में भी हुआ है। मतलब उसमें मेरा ये था कि वेटिंग लिस्ट में आया था, DSSS एग्ज़ाम हुआ था एक, उसमें हुआ था। और उसके अलावा सर मैंने WRD JN भी दिया था, अभी वाला JN भी दिया है, पहले भी दिया था और अभी इसके लिए चल रहा है, क्योंकि डोमिसाइल जॉब चाहिए थी तो ज़्यादा प्रेफरेंस राजस्थान की ही थी। ओके, आप मुझे ये बताइए किरणदीप कि आप बीकानेर क्षेत्र से आती हैं। जी सर। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर का बड़ा योगदान है। जी ये कितने किलोमीटर लंबी नहर है? सर टोटल इसकी लेंथ देखी जाए तो 649 किलोमीटर है, जो कि पंजाब के एक जगह से आती है, वहाँ से लेके पूरा है। अगर विद इन राजस्थान देखी जाए तो समथिंग 450 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ के एक क्षेत्र से स्टार्ट होके और अभी जैसलमेर तक था, फिर बाड़मेर तक भी अब कार्य चल रहा है इसका। कितने जिले कवर करती है ये? सर ये लगभग 9 जिले कवर करती है राजस्थान के। जी सर। इसका नाम इंदिरा गांधी नहर क्यों रखा गया? सर पहले इसका नाम राजस्थान नहर रखा गया था, फिर इंदिरा गांधी मैम को सम्मान देने के लिए इनका नाम उनकी डेथ के बाद 1984 के बाद इंदिरा गांधी नहर उनको सम्मान देने के लिए रखा गया। ओके, आपने लिखा कि आप लालगढ़ एक जगह है जहाँ के रहने, ये लालगढ़ का नाम लालगढ़ क्यों है? सर यहाँ के जो राजा रहे हैं उन्होंने अपने पिता लालचंद की याद में बनाया था ये लालगढ़, तो ये वहाँ आसपास का महल है, उसके पूरे एरिया को ही फिर लालगढ़ का नाम दे दिया गया। आप मुझे ये बताइए किरणदीप कि कौन सी महिलाएं हैं जो आपके घर के अलावा, अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा, जो आपको प्रभावित करती है, जिनका व्यक्तित्व आपको प्रभावित करता है? जिनका सर ऐसे अगर मैं अपने एजुकेशन एरिया में बात करूं तो जो मेरी सीनियर्स रही हैं, मुझे उनसे काफ़ी ऐसे प्रोत्साहन मिला है उनको देख के कि वो जिस पोजीशन पे आज हैं या जिस तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, उनको देख के लगता है। कोई आइडियल व्यक्तित्व इस देश में जो आपको लगता है कि महिला के रूप में जिसने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और बहुत अच्छा नाम किया, ऐसी कोई 2 महिलाएं हैं जो आपको प्रभावित करती हो? सर बहुत सारी महिलाएं प्रभावित करती हैं, बट इंस्टेंट अभी नाम देने में तो नहीं ध्यान आ रहा है कि। कोई बात नहीं। राजस्थान सरकार में कितनी महिला मंत्री है इस समय? नहीं, महिला मंत्री नहीं ध्यान सर। आइडिया नहीं? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है राजस्थान सरकार में? नो आइडिया। नो आइडिया, नो इशू। आप मुझे ये बताइए कि आपने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में सुना है? जी सर। क्या काम है राष्ट्रीय महिला आयोग का? सर महिलाओं को अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर चाहे वो कोई भी हो, एजुकेशन पर्पस के लिए हो, उनकी सेफ्टी के लिए हो, तो उन सब के लिए एक आयोग बनाया गया जो उनकी आवाज़ बन के ऊपर उठता है। उसके अध्यक्ष कौन है देश के? अध्यक्ष का सर आइडिया नहीं।
राजस्थान सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती है या वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से योजनाएं चलाई गई है? जी सर, काफ़ी योजनाएं हैं जो राजस्थान में चलाई गई है। मतलब इनके जो राजस्थान में एक एजुकेशन पर्पज़ से भी चलाई गई, और लड़कियों को अगर लोन चाहिए पढ़ाई के लिए तो उससे रिलेटेड भी योजनाएं हैं जिसमें वो लोन लेके अपनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो कोई भी ले सकता है लोन, तो अगर स्पेशल महिलाओं के लिए कोई लोन है सर योजना। कौन सी स्कीम है? अगर आप नाम लेकर बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। योजनाओं के नाम से बताइए आप मुझे कि ये योजना, ये योजना, ये योजना। योजनाओं का नाम सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए किरणदीप की आरपीएससी यही क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सर ये अगर हम राजस्थान में बात करें, डोमिसाइल, जैसा कि मैंने कहा कि डोमिसाइल जॉब ही मुझे प्रेफरेंस थी, उसमें अगर सबसे अच्छी जॉब देखी जाए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से तो वो ईएन की जॉब है, इसलिए मैंने ईएन के लिए सोचा। आप मुझे बताइए कि आप ये रूफ देख रहे हैं, जी छत? सर, जी सर। इस छत में कि इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक लेंथ कितनी होगी? लेंथ सर या तो नंबर ऑफ टाइल से हम देख सकते हैं, एक टाइल का साइज आपकी चॉइस है, आप जैसे आप चाहें। मुझे तो इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, लास्ट कॉर्नर तक की इसकी लेंथ बता दीजिए। सर मैं एक बार नजर। हाँ। हाँ देख लीजिए। 450 सेंटीमीटर, लाइक 30 सेंटीमीटर की अगर एक टाइल होती है, उसकी लेंथ होती है, तो यहाँ पे लगभग 12 से 13 टाइल है। फिट में बताइए। फिट में अगर बताया जाए तो इसको सर 3 से डिवाइड करके 15 के आसपास। 15 फीट। जी सर। श्योर? जी सर। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर से लेके इधर कितना फिट हो सकता है? यहाँ से लेके यहाँ तक जी सर। विड्थ इसकी 240 सेंटीमीटर। मुझे फिट में चाहिए इसी। फिट में अगर कहा जाए तो फिट में सर 8 फिट, लगभग 7 to 8 फिट। 7 फीट। जी सर, 7 to 8 ही है नियरेस्ट। एक टाइल की साइज क्या मानी है आपने? सर मैंने 300 into 300 mm। फिट में फिट में अगर इसका किया जाए तो सर 0.3 into 0.3। 0.3 फीट से 0.3 फीट। जी सर। श्योर? 0.3 फीट। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, आराम से करो। 0.1 फीट। जी सर, 0.1 into 0.1। एक फीट का आइडिया आपको? एक फीट की लेंथ कितनी होती है ऑलमोस्ट? जी सर, एक फिट मतलब तो ये 0.1 की फीट, 0.1 फीट लग रही है आपको। आप कितने फीट के हैं? सर मेरा 5.3 फिट। आप 5.3 फीट के आप हैं, तो ये 0.1 फीट की होगी टाइल की लेंथ। चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर हॉबीज़ मतलब जैसे ही पढ़ाई के बाद समय मिलता है तो मोस्टली ये होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। उसके अलावा अगर टाइम मिले तो फिर मतलब चिल्ड्रंस के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। मैम विल कंटिन्यू। किरण, जी किरण आपका इंटरव्यू कब है? जी मैम 20 को है। 20 सितंबर। 20th को। जी मैम। ओके। किरण, आप मुझे ये बताइए कि आपने डिफ्लेक्शन एक टर्म सुना होगा, जी मैम। डिफॉर्मेशन एक टर्म सुना होगा, जी मैम। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मैम डिफ्लेक्शन बेंडिंग की वजह से आती है, जब लोड लगता है किसी ट्रांसफर डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में जब लोड लगता है किसी लेटरल और ट्रांसफर? लेटरल डायरेक्शन में जब लोड लगता है तो उसकी वजह से बेंडिंग आती है। बेंडिंग की वजह से जो टर्म हम उसको डिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और डिफॉर्मेशन किसी भी वजह से आ सकती है, कंसंट्रेटेड लोड की वजह से भी आ सकती है, या कहीं भी लोड लग रहा है तो वहाँ डिफॉर्मेशन के कई रीज़न हो सकते हैं। मेनली मैम यही है कि अगर कंसिस्टेंट कहीं लोड लग रहा है, वही मेन रीज़न है डिफॉर्मेशन का। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है? जी मैम, प्लान हम अकॉर्डिंग टू, जैसे किसी बिल्डिंग का हम प्लान बना रहे हैं तो उसकी जो डायमेंशंस होती हैं उनको हम शॉर्ट थोड़ा कम रखा है, मतलब उस अकॉर्डिंग रखा जाता है जो विद इन उस प्लान में हो। और मैप एक लार्ज एरिया स्केल का मैप होता है, इसमें स्केल काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। स्केल मैप में ज़्यादा रखा जाता है? नो मैम, स्केल इन टर्म्स की मतलब उसके प्रोपोर्शन में डायमेंशन ज़्यादा रखी जाती है। स्केल मैप में कम रखा जाता है, प्लान में ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि वो स्मॉल होता है। तो अच्छा, मैप और क्या क्या शो करता है?
सर मैम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं मैप, तो मतलब कॉन्ट्यूर का मैप बन जाता है या फिर इंडिया लेवल पे या वास्ट लेवल पे जब हम मैप बनाते हैं वो मैप की टर्म्स में आता है। चलिए मेरे को आप ये बताइए, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर एलिडेट यूज में लिया जाता है, जी मैम। क्या पर्पस होता है एलिडेट? मैम उसका एज ए स्केल पर्पस होता है, स्केल की तरह काम करता है, मतलब डायरेक्शन प्रॉपर हमें पता लगने के लिए कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन है उसके लिए होता है। स्केल और डायमेंशन? स्केल मतलब डायरेक्शन लाइक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कितना, इस चीज़ के लिए होता है, कितने उस पर स्केल भी बना हुआ आता है, उससे हम मेज़र कर सकते हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए किरण कि अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपने एक वर्ड सुना होगा है ना, स्टील के अंदर अपन 1.15 लेके चलते हैं, कंक्रीट के अंदर 1.5, क्यों? जी मैम, स्टील काफ़ी अच्छा होता है, उसमें मतलब कंपैरेटिव टू कंक्रीट थोड़ा ब्रिटल होता है, और कंक्रीट ब्रिटल होता है मैम, और स्टील थोड़ी उसकी डक्टाइल नेचर होता है, तो उसमें हम कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। बाद में डिफॉर्मेशन के वेरिएशन उसमें कम आते हैं स्टील में, और कंक्रीट में ज़्यादा आते हैं, इस वजह से उसका ज़्यादा रखा जाता है फैक्टर। क्यों आता है कंक्रीट के अंदर वेरिएशन? मैम उसका नेचर थोड़ा ब्रिटल टाइप का होता है कंक्रीट का नेचर, और भी उसमें वेरिएशन आने के कई अदर रीजंस भी है, मान लो कि हनी कॉम्बिंग या फिर एग्रीगेट सही से नहीं लगे हैं, उस तरीके के भी कई रीजंस की वजह से हमें पहले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसकी ज़्यादा लेके चलनी होती है, और स्टील में ये सब वेरिएशन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि उसका नेचर ठीक है, और उसमें मतलब टेंशन को ही वो करना है, रजिस्ट करना है, तो उतना हो जाता है, कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया हनी कॉम्बिंग, जी मैम। क्या मतलब है हनी कॉम्बिंग का? मैम जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें गैप आ जाता है या एग्रीगेट ओनली दिखने लग जाते हैं, और नीचे मतलब सीमेंट और वहाँ से हट जाए तो वहाँ गैप प्रोड्यूस वॉइड्स जो होते हैं उन्हीं को हनी कॉम्बिंग कहते हैं। ओके अब आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से वाइब्रेटर यूज़ में लिए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में? मैम वाइब्रेटर कंक्रीट में लिए जाते हैं, कंक्रीट बनाने के बाद उसको वाइब्रेट करने के लिए नीडल वाइब्रेटर भी यूज़ किया जाता है, एक पंप वाइब्रेटर भी यूज़ किया जाता है, और इन दो का ही पता है। चलिए अब आप मुझे ये बताइए किरण कि रेलवे स्टेशन देखा है आपने? जी मैम। रेलवे ट्रैक देखा है? जी मैम। रेल देखी है? जी। है ना, कैसा क्रॉस सेक्शन होता है रेल का? क्रॉस सेक्शन मैम इन टर्म्स ऑफ स्लीपर रेल जी, उस पर रेल लगी होती है? जी मैम। लगी होती है रेल, हाँ। उसका कैसा क्रॉस सेक्शन होता है? क्रॉस सेक्शन मैम यूडीएल टाइप मान लीजिए, अगर रेल है तो वो यूडीएल लोड को नीचे ट्रांसफर कर रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप मेरी बात समझे नहीं। जी मैम। रेल किसको समझ रहे हैं आप? रेल मैम जिस पे ट्रेन चलती है, जिस पे ट्रेन चलती है उसी को रेल समझ रहे हैं? जी मैम। उस रेल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन होता है? जी मैम। क्यों होता है आई सेक्शन वहाँ पर? मैम आई सेक्शन बेस्ट है क्योंकि जो उस पर फ्रिक्शन या लोड लगने वाला है वो ऊपर के आई सेक्शन वाला जो रेक्टेंगल ऊपर वाला पोर्शन होता है उस पर लगता है, या नीचे जो बीच का पोर्शन है उसमें हमें मटीरियल कम कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं आता है, वहाँ उतना मूवमेंट नहीं आता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए और इकोनॉमिकल बनाने के लिए उसकी शेप आई रखी गई है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वेब होता है एक फ्लेंज होता है। जी मैम। हाँ, वेब किस पार्ट को बियर करता है और फ्लेंज किस पार्ट को बियर करता है? मैम वेब शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है और फ्लेंज बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है किरण, आप मुझे ये बताइए अपन शटरिंग प्रोवाइड करते हैं, जी मैम, है ना, और एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते जी हैं, मैम। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मैम शटरिंग जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें हमें कंक्रीटिंग को शेप देने के लिए जिस चीज़ की हम प्रोवाइड करते हैं, वुडन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, शेप देने के लिए एक जो मोल्ड एक टाइप से हम कह सकते हैं प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं शटरिंग। और स्कैफ फोल्डिंग में हम जब हमें किसी हाइट पे काम करना हो, 1.5 मीटर से ऊपर की हाइट पे जब वर्कर को काम करना हो तो वो एक स्कैफ फोल्डिंग यूज़ में लेते हैं जिससे कि वो उस हाइट पे काम कर पाए। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है किरण कि अपन कवर प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में, जी मैम। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? मैम उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है कंक्रीट में, उसको एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए कवर प्रोवाइड किया जाता है, और अगर कोई डिफॉर्मेशन या कुछ आता है तो एक हद तक वो बच पाए तो उसके लिए कवर अलग अलग अकॉर्डिंग टू, मतलब कॉलम है तो अलग कवर होगा, फाउंडेशन अलग कवर, स्लैब, बीम, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। और कोई अदर रीज़न आपके एस्पेक्ट से? नो मैम, मेन रस्टिंग है एंड सेकंड एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है
कि आपने LWR का नाम सुना होगा। LWR जी मैम, नाम सुना है बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रिकॉल रहे नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि एक ब्रिजेस होते हैं, एक फ्लाईओवर्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? मैम ब्रिजेज जैसे रिवर या ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन होता है उसको कवर करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है। फ्लाई ओवर जैसे कि कोई रोड का सेक्शन ही है, उसके ऊपर हमें अलग एक और रोड प्रोवाइड करनी है ताकि ट्रैफिक को डाइवर्स करने के लिए, तो वहाँ हम फ्लाई ओवर प्रोवाइड करते हैं। चलिए किरण, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे जी मैम। कि आपने पढ़ा होगा सॉइल की प्रॉपर्टीज, जी मैम। है ना, और सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज, जी मैम। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मैम इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं सॉइल की, फिजिकल मतलब उसका मतलब टेक्सचर कैसा है, ये सब चीज़ें इंडेक्स में कवर होती हैं। और प्रॉपर्टीज़ मतलब परमेबिलिटी और ये सब चीज़ें उसकी उसमें प्रॉपर्टीज़ में कवर होती अच्छा, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कौन सी ज़्यादा यूजफुल है दोनों में से? हैं। मैम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा यूजफुल है। चलिए, थैंक यू फ्रॉम माय साइड किरण सर। हाँ किरण, आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए ड्रिंकेबल वाटर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सर ड्रिंकेबल वाटर का जो pH लेवल है वो सर मेंटेन होना चाहिए, 5 to 6 के बीच में मेंटेन होना चाहिए। और उसमें जो हम फ्लोराइड होता है वो 1 to 1.5 के बीच में होना चाहिए। और पीने लायक होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए, ऑडोर नहीं होनी चाहिए उसमें, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एनवायरनमेंट बेसिस पे पूछ रहे हैं सर, आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, जी मैम। उस बेसिस पे बताइए। उस बेसिस पे मैम हम ऑडोर भी एक फैक्टर लेके चलते हैं और pH का एक फैक्टर लेके चलते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए, क्लोरीन हम उसमें डालते हैं ताकि बैक्टीरियाज कम हो, ये है। और उसमें काफ़ी प्रोसेस रहती है, फिल्ट्रेशन वगैरह, ये प्रोसेसेस के बाद ड्रिंकेबल वाटर बनता है वो। ठीक है, चलिए। इंडिया में कोई 2 नेशनल हाईवे का ओरिजिन और डेस्टिनेशन आप बता पाएंगे? जी सर, एक हाईवे जो हमारे बीकानेर से क्रॉस होता है NH15, जो पहले की लॉन्गेस्ट हाईवे था, ये बीकानेर से स्टार्ट होकर गुजरात तक जाता है सर। इसके बारे में मुझे आइडिया है, एंड उसके अलावा पूरा नहीं बता पाऊँगी सर डेस्टिनेशन है। चलिए ठीक है, अच्छा। आप मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर मोमेंट एरिया का इंटीग्रेशन होता है एरिया के रिस्पेक्ट में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें पता चलता है क्रॉस सेक्शन का जो इसका इनर्शिया है वो हमें उससे कैलकुलेट करते हैं। और कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस सर नहीं ध्यान आ रहा है अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताता है? जी सर, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना मतलब ज़्यादा होगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सर हम न्यूट्रल एक्सिस पे ना अगर हमें फाइंड करना हो तो डायरेक्टली हो जाता है एरिया का डायरेक्ट हाफ करने से। और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम न्यूट्रल एक्सिस के अलावा किसी और डेप्थ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। उसमें AX बार एक्स्ट्रा आ जाता है सर, IX प्लस AX बार एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स बार? जी सर, एक्स बार उनके बीच में डिफरेंस हो गया न्यूट्रल एक्सिस और उस डेप्थ के बीच तो में। उसका स्क्वायर होता है या केवल मल्टीप्लाई? स्क्वायर होता है सर। अच्छा ठीक है, तो उनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस होता है। जी सर। तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसी बॉडी का कहाँ पे होगा? सबसे कम सर सेंटर पे। श्योर हैं आप? नो सर, श्योर नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। आप हुक्स लॉ के बारे में बता दीजिए, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ सर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखते हैं। स्ट्रेस जब प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जब तक ये प्रोपोर्शनलिटी रहती है वो हुक्स लॉ के अंडर में आती है, जब तक मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा, क्या इसका फॉर्मूला क्या है? सर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ जाता है और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद यंग्स मॉडुलस आ जाता है। चलिए ठीक है, अच्छा। आपके पास एक बार है जो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे फ्री है। जी सर। इसको हिटअप किया जा रहा है, जी सर। इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा? सर ये बार मैं समझ पा रही हूँ, कैंटिलीवर बार की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। और कैंटिलीवर बीम में हिटअप करने के बाद स्ट्रेन बिल्कुल डेवलप होगा सर। स्ट्रेन नहीं डेवलप होगा फ्री एंड पे बिकॉज कोई रेजिस्टेंस नहीं है। स्ट्रेन Fixed पे डेवलप, होगा। स्ट्रेन नहीं आएगा? नहीं आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा सर। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा L बाई L। डिफॉर्मेशन जितना है चेंज, जी सर, डिफॉर्मेशन आएगा, तो स्ट्रेन स्ट्रेन भी। भी आएगा। और स्ट्रेस? स्ट्रेस नहीं आएगा।
बिकॉज Stress- आगे कुछ रेजिस्टेंस के लिए है नहीं। अगर यही इसी को ही हम फिक्स्ड कर दें तो स्ट्रेस आएगा। तो क्या यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है? हुक्स लॉ सर नहीं वैलिड होगा, बिकॉज एक स्ट्रेस ही आ रहा है, उसके प्रोपोर्शन में स्ट्रेस है नहीं। क्यों Strain हुक्स आ लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है? सर मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है यही रीज़न है कि क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, एक फ्री एंड की अगर बात करें तो फिर बिकॉज हुक्स लॉ में हम दोनों की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन जहाँ प्रोपोर्शन होता है वहीं वैलिड होता है, लीनियर। चलिए ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में क्या जानते हो आप? सर मेटासेंट्रिक हाइट जब फ्लूइड में कोई बॉडी सबमर्ज्ड होती है तो उसमें वो कितना टिल्ट हो रही है, तो वो सबमर्ज्ड हो रही है यानी फुल्ली सबमर्ज्ड हो रही है? दोनों कंडीशन हो सकती है सर, सबमर्ज्ड एंड फुली सबमर्ज्ड दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो जब बॉडी अपनी एक्सिस से जितना टिल्ट होती है वहाँ पे जो सेंटर बनता है, उनको क्रॉस करने वाली लाइन जो बनती है वहाँ मेटासेंट्रिक पॉइंट बनता है। तो मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सर ये डिपेंड करती है। एक मेटासेंट्रिक हाइट होती है कि आपको कंफर्ट चाहिए या फिर सेफ्टी पर्पस के लिए। तो कंफर्ट के लिए तो सर हाइट कम होनी चाहिए और सेफ्टी के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। सेफ्टी के लिए मेटासेंट्रिक हाइट? जी सर, जैसे कि मैं इस तरीके से कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर फोर्स में वो कोई बोट यूज़ हो रही है या ऐसी कोई बॉडी है जो पानी में यूज़ कर रहे हैं, फोर्स मतलब आर्मी पर्सन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि वहाँ सेफ्टी हो। और पैसेंजर अगर वहाँ है तो ये ध्यान रखा जाएगा कि कंफर्ट ज़्यादा हो, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। चलिए ठीक है। रोलिंग और पिचिंग से क्या समझते हैं आप? रोलिंग एंड पिचिंग तो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है। एक टेपर सेक्शन का पाइप है, जी सर। फ्लो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? सर टेपर्ड सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लो सर नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा। जी। फ्लूइड का डिफिनीशन आप मुझे बता दें। फ्लूइड सर जब हम बिल्कुल माइन्यूट भी अगर उस पर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, वही फ्लूइड है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड किसे कहेंगे? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में सर जब स्ट्रेस लगाए बिना ही स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। फिर से सोच लीजिए आप। हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इधर स्ट्रेस स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है स्ट्रेन बढ़ रहा है सर, स्ट्रेस के बिना ही स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, तो उसको फिर हम आइडियल प्लास्टिक बोलेंगे। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जी अलग सर। अलग है या सेम है? सर अलग अलग है। बिंगम में हमें एक टाउ नॉट एक्स्ट्रा लगता है, उसके बाद वो बिंगम बनते हैं, मतलब जितने भी फ्लूइड्स हैं। उसके अलावा अगर वो आइडियल है तो वो उसी में शो करेंगे कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। चलिए, कोई फ्लूइड का नाम बता सकते हो जो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड हो? बिंगम में हो सर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट और जी कोई? सर। टूथपेस्ट के अलावा नहीं ध्यान आ रहा सर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में क्या समझते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जब हम डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो काइनेमेटिक आता है सर। ये तो फॉर्मूला हो गया। जी सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं ध्यान आ रहा है। बाउंड्री लेयर थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? जी सर। बाउंड्री लेयर थ्योरी में जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ जाके शियर जो स्ट्रेस होता है वो एकदम ज़ीरो हो जाता है। वहाँ से मतलब बाउंड्री में फ्लूइड टच होके जा रहा है या उसको कट करते हुए जा रहा है, यही उसकी सिग्निफिकेंस है, वो स्टडी करते हैं। बाउंड्री लेयर थ्योरी में यही स्टडी किया जाता है। बाउंड्री लेयर है, ये फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो किया जी तो सर। बाउंड्री लेयर का ग्रोथ हुआ। जी बाउंड्री लेयर के अंदर जी स्ट्रेस या रेजिस्टेंस है या नहीं है? सर। रेजिस्टेंस है, और बाहर? बाहर नहीं है। श्योर है आप? जी सर। कैसे पता किया आपने? रेजिस्टेंस सर जैसे मान लीजिए पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो पाइप की वजह से उसमें रेजिस्टेंस रहेगा मैं क्योंकि उसे फ्लैट सरफेस प्लेट मिल की रही है। मैं फ्लैट प्लेट की फ्लैट प्लेट में भी रेजिस्टेंस होगा नीचे की तरफ। अगर ऊपर देखिए तो एटमॉस्फेरिक के अलावा कोई अदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आइडिया लगाया कि रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस सर जैसे पाइप का जो मटेरियल होता है उससे जब फ्लूइड टच होके जाएगा तो पाइप नहीं है, फ्लैट प्लेट का। फ्लैट प्लेट में भी सर प्लेट का कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा ही, वो जब भी फ्लूइड से टच होगा तो रजिस्ट तो उसे करेगा ही, वहाँ फ्रिक्शन लगेगा थोड़ा बहुत, तो यानी उसकी वजह सॉलिड सरफेस के मटेरियल की वजह से रेजिस्टेंस से। है। जी सर। फ्लूइड का अपना रेजिस्टेंस नहीं है। अपना भी है सर, विस्कोसिटी की वजह से जो तो यही तो मैं लेयर्स जानना में। चाहता जी सर। चलिए, अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है।
अभी भारत के एक स्टेट की सीएम है, मतलब सीएम थी, जी सर। उनके ऊपर एक मूवी बन रही है, जी वो कौन सी सीएम है? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। कंप्लीट करते हैं आपके जी इंटरव्यू। सर। देखो किरण, अब तो खैर काफ़ी तुम्हें अनुभव हो गया है, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक आपको दे देता हूँ। सबसे पहले एनालिटिकल स्किल के लिए आपको पहले भी बहुत 2 बार बोला हुआ है इसमें, है ना? सर मैंने थोड़ा कर रही थी, फिर देखा ट्रांसक्रिप्ट देख के कि थोड़ा इस तरफ उनका ध्यान कम है, टेक्निकल पे ज़्यादा है, तो फिर मैंने थोड़ा नहीं, टेक्निकल का ही पार्ट है ये कई लोगों से पूछ रहे हैं कि रूम का साइज बताइए, कैलकुलेशन नहीं करिए। सर, ये चीज़ नहीं जो मैं आपको राजनीतिक टाइप बता रही हूँ। नहीं, मैं एनालिटिकल पूछ रहा हूँ आपको, एनालिटिकल स्किल के लिए बोल रहा हूँ, जी सर। वो नहीं पूछ रहे हो ज़्यादा, मैं तो एनालिटिकल स्किल की बात कर रहा हूँ। वो सर तुरंत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। मत करो, उसके लिए क्या करो, आप घर पे जहाँ हो ना, कैलकुलेशन करो रैंडमली कुछ भी, अपने रूम की, सामने प्लॉट साइज की, कुछ भी सर दीवार मीटर की सेंटीमीटर में कंफर्टेबल रहते हैं, बट जैसे ही उसको चेंज करना होता कर लो। fit एक में दिन का तो काम, because 15 habit- आधे घंटे का काम है। एक बार अगर पकड़ आ गई ना, अपने फिट अपने हिसाब से चलो कि हम खुद 5 फीट के आसपास है, 5.5 फीट के आसपास है, उसके हिसाब से एनालाइज कर लो कि भाई अपन इतने हैं तो ये कितनी होगी। जे अपन 5 फीट के हैं तो ये लगभग 8-9 फीट की होगी, बस इतना। एकदम 0.1 फीट बता देना, वो ब्लेंडर हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा वर्क कर लो, जैसे फिट में कन्वर्ट करते तो ब्लेंडर हो जाता पर है। घर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको तो हो सकता है यार्ड भी पूछ ले, जी हो सकता क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो, लेमैन तो हो नहीं, तो आपसे तो गज भी पूछा जा सकता है, यार्ड भी पूछा जा सकता है, सेंटीमीटर भी पूछा जा सकता है, आपसे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। तो एक बार, क्योंकि जनरली वो पूछ रहे हैं कि जैसे आप अभी 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं आरपीएससी में कि जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की क्या क्या चीज़ें देखी, या आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका एरिया क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, पूछ रहे हैं अभी। तो ये तो बेसिक एनालिटिकल अप्रोच है। तो हो सकता है वो फिट में ही पूछ ले आपसे सीधे, क्योंकि फिट तो एक बहुत जी, कॉमन यूनिट common term है ना? तो वो आपसे पूछ सकते हैं इसको। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छा घर पे कागज पेन से देखिए कि मीटर, फीट, सेंटीमीटर कैसे क्या होगा, कुछ रैंडमली आप खुद एनालिसिस कीजिए। ठीक है सर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए, ना पूछा जाए ये भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूछा जा सकता है। दूसरा, एक जैसे ही मैंने कहा कि आपने 2015 से आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, जी सर। तो आपको ये डर था कि गेप को मैं कैसे डिफेंड करूँगी, आप फटाफट आंसर चालू हो गए आप, जी सर। है ना? जैसे बिल्कुल सोच के आए हो कि नहीं मैं पढ़ाई का लेवल पहले अच्छा करना चाहती हूँ, पहले पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मैं करना चाहती हूँ। पूछा ही नहीं, हाँ पूछा ही नहीं मैंने सिर्फ इतना था पूछा था कि 2015 के बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ गैप देना चाहिए, मतलब आपको आराम से इतना बोलना चाहिए कि हाँ सर, तब से मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। अचानक आप डिफेंड करने लग गए उसको। मैं जब आपसे ये पूछता कि इतना गैप क्यों आ गया, जी सर, तब बोलना है। तब आपको उसको डिफेंड करना है। अदरवाइज वो लगेगा कि बिल्कुल चालू हो गया आपको, बिल्कुल कि ये क्वेश्चन तो मेरे को डराने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे भी मत बोलो कि मैं पढ़ाई ही करना चाहती थी, क्योंकि आप मास्टर्स तो किया नहीं आपने, जी तो सर। आपने तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से डिफेंड कर नहीं पाया आप इसको। आप उसको ऐसे बोलो कि मैं जब सर 2015 में पास आउट हुई, उसके बाद मेरा एक मकसद था कि मैं किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहती थी। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उस समय कुछ रिजल्ट्स ठीक आए, कुछ में मैं वेटिंग तक गई, लेकिन जैसे ही 2018 में एएन की वैकेंसी आई, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और मैंने लाइफ को एक एम बना रखा था उस वैकेंसी को, तो तब से मैं बिल्कुल फोकस हो गई। हाँ, फोकस हो गई और तब से मैं 18 से प्रिपरेशन करने लग गई। मैंने दूसरी किन्हीं चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी अप्रोच बहुत फोकस्ड है और मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं एक एएन बनूँ, इसलिए सर मैंने दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैंने कुछ और एग्जाम भी दिए जिनके मैं फाइनल तक पहुँची हूँ, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स कन्वर्ट होंगे और पेशेंस से ही कुछ ना कुछ मिलता है सर। तो आपको अगर डिफेंड करने के लिए पूछे तब बोलना है। तो ये आंसर देना है, अदरवाइज इतना कहने की जरूरत नहीं हो, तो भूल जाएंगे उतनी देर में। वो इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, वो बस ऐसे ही पूछते हैं 10वीं कहाँ से करी, 12वीं कहाँ से करी, ओके 15 में किया था ग्रेजुएशन, चलो गैप काफ़ी हो गया, हाँ उतने में भूल जाएंगे वो। अगर आपने उसको इलोबरेट कर दिया, पता नहीं उस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन और आप ना चाहते हुए भी आपने अपनी पर्सनलिटी को एक्सपोज कर दिया, तो आप अपने को एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है ना? वो ऐसे ही निकल जाएगा ये, है ना? नॉर्मल पूछते हैं हाँ 2015 में गैप, हाँ तो जब पूछे तो बोलना है। और क्या था, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, मतलब फीमेल्स के बारे में पढ़ो जी, आपने हाँ। कि राजस्थान में महिला मिनिस्टर कौन है, नहीं पूछा जा रहा उतना, फिर भी ध्यान फिर रखना भी, क्योंकि इंटरव्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नंबर चेयरमैन ही देता है, ध्यान रखना। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है ना, वो कभी मार्क्स नहीं देते। नहीं देते, हमेशा चेयरमैन नंबर देता है। चेयरमैन ने 4 ही सवाल पूछे, वो अगर आपसे इंप्रेस है तो वो उनको इग्नोर करके भी अच्छे मार्क्स दे देगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, जितना एचआर हो अच्छा हो, ठीक है? एचआर ज़्यादा नहीं पूछ रहे, पर जितना हो अच्छा हो। बाकी टेक्निकल में तो मैम वगैरह बताएंगे। किरण, टेक्निकल वैसे आपका अच्छा है, मतलब नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़िया है। बस 1-2 चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला, है ना? तो कंक्रीट में सिर्फ आप इतना बता पाए कि वो ब्रिटल मटेरियल होता है,
है ना, कि सबको पता है वो ब्रिटल है, लेकिन कंक्रीट को आप यही बता सकते हैं कि वो लैब के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, उस इस चक्कर में क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्पोजिशन से मिलके बना होता है, इसलिए उसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम वहाँ पे उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं। थोड़ा और टेक्निकल टर्म में मतलब। हाँ, ब्रिटल होता है, सबको पता है ये तो ब्रिटल है वो मटेरियल, है ना, और माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, सबको पता है, ठीक है। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि इसकी नेचर कैसी थी जो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना लेना पड़ा, है ना। बस एक दो चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, एक डिफॉर्मेशन वाली चीज़ मैंने आपसे पूछी थी, क्योंकि आपका टेक्निकल अच्छा है इसलिए मैं आपको और स्किल बता रही हूँ उसके अंदर। डिफॉर्मेशन में आप ऐसा बोल सकते थे कि कोई भी हम कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण से जो भी स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशन, जो भी क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी उसके अंदर लेंथ में चेंज हो रहा है, जो भी हाइट में चेंज हो रहा है, उसे हम डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत बहुत बेहतर है, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, इसमें पूरे मार्क्स है। एज ए पर्सनैलिटी आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा आंसर और भी अच्छा कर लेंगे तो ये नंबर टॉप तक भी जा सकते हैं, है ना। तो आपको मार्क्स तो अच्छे मिलने वाले ही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो मेन बेसिक चाहिए वो चीज़ें तो आप में हैं, बस आप थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे तो और चीज़ें अच्छी हो जाएगी। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है आपके फीडबैक में, आप आंसर पिन पॉइंट दें। हाँ, आप ज़्यादा इलोबरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो ज़्यादा जितना पूछा जाए, मैं अपने आप से दिमाग में सोच लेती हूँ कि अभी और अच्छे से शायद। हाँ, लेकिन क्या होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और निकल जाते हैं, और कई बार आप गलत भी कर जाते हो, गलत भी कर हाँ, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा, वैसे सब कुछ अच्छा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इन चीज़ों पे काम कर लो बस। बाकी बेस्ट है आपका, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आप बिल्कुल इंटरव्यू, कब आपका इंटरव्यू? 20 को है। हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ड्रेस यही रहने वाला है। परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ड्रेस, यू विल गेट गुड मार्क्स, इट्स गारंटेड, है ना। थोड़ा सा और चीज़ें ठीक कर लोगे, अब तो जाना है आपको, परफॉर्म करना है, जो भी है सब बेस्ट है आपका। मतलब जितना आज महसूस किया, इंटरव्यू आप बिल्कुल उस लेवल पे हैं कि अब इंटरव्यू में आप कभी भी बस वही फीडबैक चाहिए था, ताकि अब मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे पाऊँ जिनमें कमी है। हाँ, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन मार्क्स होते हैं ना इंटरव्यू के वो आपको अच्छे मिलेंगे। बस अपने आप को पिन पॉइंट रखना है, अपने आप को लिमिटेड रखना है, ज़्यादा वास्ट नहीं जाना है ना। बस जितना पूछे उतना बोल के चुप हो जाओ, बस। एक्स्ट्रा उन्हीं की तरफ से अगर कुछ हाँ, अपन चाहते हैं कि उसी में से 3 क्वेश्चन वो उनके आ जाएं तो टाइम निकल जाए, बस उसी में टाइम निकल जाता है। अदरवाइज क्या होता है, अपन बोलते कुछ चीज़ें हो ही जाती है कि अपन कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि फिर अपने लिए ही दिक्कत कर देता है। ठीक है, वो सामने वाला कैंडिडेट कैसा होता है उस हिसाब से उनका क्वेश्चन भी डाइवर्ट होता है, तो अगर आप ज़्यादा चीज़ों को फैलाओगे तो वो ज़्यादा डाइवर्ट होंगे, तो कम बोलोगे तो टू द पॉइंट रहेंगे वो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.